नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। लंबे समय से आंदोलन कर रही आंगनबाड़ी केंद्रों में नहीं जाने वाली 15 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। महिला बाल विकास विभाग की निदेशक झरना कामठान ने न्यूज 18 से बताया कि लंबे समय से केंद्र में अनुपस्थित चल रही कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की जा रही है। टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग जिलों से 15 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवाएं खत्म कर दी गई हैं और आंदोलन पर बैठी कई कार्यकर्ताओं को नोटिस भी भेजा जा रहा है। वहीं आंदोलनरत कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार उन पर ये कार्रवाई नहीं कर सकती है क्योंकि वो नोटिस देकर ही आंदोलन में बैठी हैं। वहीं आंगनबाड़ी संगठन की अध्यक्ष रेखा नेगी का कहना है कि उन्हें मीडिया के जरिए ही हटाने की जानकारी मिली है। अभी तक किसी भी महिला को नोटिस भेजा गया, उनके संज्ञान में ये बात नहीं है। ऐसा आया नहीं है, अभी हुआ ही नहीं, किसी को निकाला गया है। जब तक हमारा आंदोलन चल रहा है तो किसी को निकालने की हिम्मत नहीं, क्योंकि विभाग द्वारा प्रेशर डाला जा रहा है। हमारे डीपीओ हमें फ़ोन करके बोल रहे हैं कि भाई हम तो निकाल दिया। किस बहन को निकाला गया है, कहाँ है लेटर, कहाँ उसका रिजाइन लेटर? क्योंकि हमारा जब भी कोई लेटर आता है तो सीडीपीओ हमें लेटर देता है 3 बार। उसमें ये होता है कि हम लोग 3 बार हमको निकाला जाता है। 3 बार हमारे केंद्र में छापा मारा गया, 3 बार हम अनुपस्थित पा गए, वो भी बिना बताए। हमारी कोई रिपोर्ट हो, हमने कोई ऐसा भ्रष्टाचार किया हो, ऐसा कुछ काम स्पष्टीकरण हमारे बन रहे हों, बहुत दिनों से हम लापरवाही कर रहे हैं अपने केंद्र के, लेकिन हमने कोई लापरवाही नहीं की है। हमने से कोई कानून ही तोड़ा है, ऐसे ना ही विभाग का कोई गबन किया है जो हमको निकाला जाए। लेकिन आज हम तो अपने अधिकारियों को लिए यहाँ पे बैठे हैं। अगर अधिकारियों को लिए बैठना ये हम पे तानाशाही कर रहे हैं तो हम भी इनको अपने तानाशाही दिखाएंगे और आगे आंदोलन हमारा जारी रहेगा। और भारती हमारी सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। भारती, एक तरफ रेखा नेगी कह रही हैं कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है, किसी की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की सेवा समाप्त कर दी गई है, तो वहीं खबर यह भी है कि 15 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवाएं समाप्त कर दी गई। ये किस तरह का कंफ्यूजन है, जरा ये बताइए। देखिए, बातचीत हुई हमारी महिला बाल विकास निदेशक झरना कामठान से, तो उन्होंने बताया है कि 15 लोगों को निकाला गया है। ये वो लोग हैं जो आंदोलन में तो बैठे ही हैं, इसके अलावा लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे थे, एब्सेंट थे, उनकी कोई प्रेजेंस वहां पर नहीं थी अपने अपने केंद्रों में। तो डीपीओ को नोटिस की तरफ से वहां पर दिया गया कि जो भी लोग लंबे समय से नहीं है, बिना बताए गायब है, उन लोगों पर कार्रवाई की जाए। इसी कड़ी में ये एक्शन यहाँ पर लिया गया है। डीपीओ के स्तर से अपने अपने जिलों में टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी और रुद्रप्रयाग के 15 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। हालांकि रेखा नेगी को सुना आपने कि वो कह रही कि अभी तक उनके पास किसी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का फोन नहीं आया है कि उन्हें हटा दिया गया है। साथ ही साथ हवालत यहाँ पर दे रही है कि वो आंदोलन में बैठे थे, उन्होंने नोटिस यहाँ पर दिया हुआ है और उन पर ये कार्रवाई नहीं की जा सकती है। अपनी बातों को रखना गलत नहीं है, ये उनकी तरफ से ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन विभाग अब सख्त हो गया है। विभाग ये साफ तौर पर कह रहा है कि जो भी लंबे समय से एब्सेंट है, बिना बताए, किसी तरफ से कोई नोटिस नहीं दिया गया है, उन पर यह कार्रवाई तय है। जो भारती, आगे क्या स्ट्रैटेजी होगी अब इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की, इस बारे में कोई जानकारी? आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लगातार कहा जा रहा है कि अपने आंदोलन को समाप्त करें, लेकिन वो नहीं कर रही है। वो अभी भी अड़ी हुई है मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर। रेखा आर, महिला बाल विकास विभाग की जो मंत्री हैं, उनकी तरफ से लगातार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को समझाया जा रहा है, लेकिन फिर भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यहाँ पर नहीं मान रही है। अधिकारी उनके पास जा रहे हैं लेकिन वो नहीं मान रहे। तो अभी भी उनकी तरफ यही कहा जा रहा है कि जब तक उनको कोई आश्वासन यहाँ पर नहीं दिया जाएगा कि उनकी मानदेय बढ़ाया जा रहा है, तब तक वो इस तरीके से बैठे रहेंगे। 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया मनु, और अभी भी ये लोग इसी तरीके से बैठे हुए आंदोलन कर। जी, बहुत शुक्रिया भारती आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। आज से उत्तर प्रदेश में बिजनौर और बलिया से गंगा यात्रा की शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री योगी बिजनौर में गंगा घाट पर आरती और पूजा अर्चना के बाद गंगा यात्रा का शुभारंभ करेंगे। योगी के साथ उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहेंगे। बलिया में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगी। 31 जनवरी को कानपुर में गंगा बैराज पर दोनों की गंगा यात्राओं का समापन होगा। गंगा को निर्मल बनाने के लिए संकल्पबद्ध योगी सरकार का मकसद इस गंगा यात्रा के जरिए लोगों को गंगा सफाई को लेकर जागरूक करना है। गंगा यात्रा 27 जिलों के 86 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी और कुल 1358 किलोमीटर का सफर तय करेगी। इस यात्रा में केंद्र सरकार के 8 मंत्री भी शामिल होंगे।
अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए पश्चिमी यूपी में गंगा यात्रा का रूट बता देते हैं। 27 जनवरी बिजनौर बैराज से मुजफ्फरनगर के रामराज और मेरठ के हस्तिनापुर पहुंचेगी। 28 जनवरी यानी कि कल मेरठ हस्तिनापुर से हापुड़ के ब्रजघाट से अमरोहा के तिगरी और बुलंदशहर के अनूप शहर में बसी घाट। फिर उसके बाद 29 जनवरी बुलंदशहर के बसी घाट से अलीगढ़ के संकरा, संभल के गुन्नौर, बदायूं के कचला घाट, शाहजहांपुर के ढाई घाट चौराहा, कासगंज के लहरा घाट और फर्रुखाबाद के पांचाल घाट। 30 जनवरी को फर्रुखाबाद के पांचाल घाट से कन्नौज के केके बोर्डिंग ग्राउंड, हरदोई के राजघाट। 31 जनवरी कानपुर के गंगा बैराज में यात्रा का समापन हो जाएगा। और दीपांकर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी जाने वाले हैं, क्या कार्यक्रम है जरा बताइए। बरू 10:30 बजे मुख्यमंत्री यहां से रवाना होंगे, बिजनौर पहुंचेंगे 11 बजे। और जो गंगा यात्रा की शुरुआत आज बिजनौर से हो रही है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत भी वहां मौजूद रहेंगे। और दोनों राज्यों की कोशिश ये है कि गंगा को साफ किया जाए। प्रधानमंत्री मोदी का जो नमामि गंगे मिशन है, उसमें गंगा को कैसे स्वच्छ बनाया जाए, निर्मल बनाया जाए, यही दोनों मुख्यमंत्रियों की कवायद है। खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हरिद्वार में इस साल नेशनल गंगा काउंसिल की बैठक हो, ताकि गंगा की सफाई का संदेश पूरे देश और दुनिया में जाए। अगले साल 2021 में यहाँ पर कुंभ होना है, वो भी गंगा के किनारे होना है, हरिद्वार में होना है, तो वो भी एक बड़ा मैसेज रहेगा। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत की मौजूदगी और सीएम योगी की मौजूदगी आज एक बड़ा संदेश रहेगी कि गंगा को स्वच्छ निर्मल बनाया जाए। मनु जी दीपांकर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। कांग्रेस छोड़कर गए नेताओं की वापसी पर हरीश रावत के बयान के बाद अब हरक सिंह रावत ने भी बड़ा बयान दिया है। नैनीताल में हरक सिंह रावत ने भी इशारों में कांग्रेस में वापसी की बात कह दी। हरक सिंह ने कहा है कि उनकी हरीश रावत से कोई नाराजगी नहीं है, वो बस मुख्यमंत्री रहने के दौरान उनके कुछ फैसलों के खिलाफ थे। यही नहीं, हरक सिंह ने यह भी कहा है कि राजनीति में ना किसी से दोस्ती है, ना ही किसी से बैर। नाराज नहीं थे, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में जो उनके कदम थे, जो मुख्यमंत्री के रूप में विशेषकर बहुत सारे मामलों में हमारे उनसे मतभेद हो गए थे और हमको लगा कि भाई अब यहाँ रहना मुश्किल है। हमने बहुत कोशिश की बातचीत करने की, कई बार समाधान भी निकले, कई बार हरीश भाई ने कहा भी कि भाई जो गलती हो गई दोबारा नहीं होगी, लेकिन फिर वहीं के वहीं। तो इसलिए हम मजबूर होकर उस समय हमने पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया। वही तनातनी अभी भी है हरीश रावत को लेकर आपकी? मेरी कोई तनातनी, मेरे का भी, मैं देखिए राजनीति का सिंपल सा सिद्धांत है, ना कोई दुश्मन होता है ना कोई मित्र होता है। करीब 3 साल से नई कार्यकारिणी का इंतजार कर रहे प्रीतम सिंह को नई टीम तो मिली, लेकिन सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। अब तक अंदर खाने होने वाली गुटबाजी खुलकर बगावत बनकर सामने आ गई। कांग्रेस विधायक हरीश धामी के साथ ही सचिव बनाए गए कुछ और नेताओं ने भी इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद प्रीतम सिंह खुद हैरान हैं। कांग्रेस की नई टीम को लेकर जितना इंतजार हो रहा था, उतनी ही सिर्फ फुटअव्वल लिस्ट आने के बाद हो गई। सबसे पहले हरीश धामी ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया, यहाँ तक कि पार्टी छोड़ने की भी बात कह दी। तो वहीं कुछ और नेताओं ने भी कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। अब हरीश धामी के साथ हुई नाइंसाफी को खुद प्रीतम सिंह ने भी गलत बताया है। यही नहीं, प्रीतम सिंह ने इसे उनके खिलाफ साजिश तक करार दे दिया। मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं संगठन महामंत्री जी से भी, पार्टी अध्यक्ष जी से भी मिलूंगा। ये आखिर भूलवश हुआ या किसी ने जानबूझकर कैसा कृत्य किया है? मैं आपको सूची उपलब्ध करा सकता हूं, जिस सूची में जो है हरीश धामी 16वें नंबर पर विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में नामित है। कुल इसका पता चलना चाहिए, आखिर ये स्टडी कर कौन रहा है। सर, ऐसा नहीं लगता पार्टी फोरम पे अपनी बात न रखे? नहीं, देखिए जब आप व्यक्ति आहत होता है, वो वरिष्ठ हमारे साथी हैं, विधायक हैं, और जब किसी के सम्मान पर ठेस पहुंचती है तो स्वाभाविक बात है वो अपनी प्रतिक्रिया देता है। असल में कांग्रेस ने 242 सदस्यों की कार्यकारिणी घोषित की थी, जिसमें हैरानी भरा नाम हरीश धामी का था। हरीश धामी को कांग्रेस सचिव बनाया गया और लिस्ट में सबसे आखिर में नीचे उनका नाम था। अब हालांकि लिस्ट आने के तुरंत बाद प्रीतम सिंह ने कहा कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन हरीश धामी ने तो खुली बगावत कर दी और सचिव पद से इस्तीफा दे दिया और पार्टी छोड़ने का भी ऐलान कर दिया। यही नहीं, इस बार अपने गुरु हरीश रावत की भी बात नहीं मानने की बात कह दी। बहुत समझौते मैंने माननीय हरीश रावत जी के कहने पर किए हैं
नेता प्रतिपक्ष का चुनाव था, उसमें भी उनके कहने में मैं चुप रहा। कई ऐसे मामले आए जहां पे मुझे लगा कि मेरा कहीं ना कहीं मेरे और मेरे क्षेत्र का अपमान हो रहा है, वहां पर भी उन्होंने कहा कि आपको चुप रहना, मैं चुप रहा। लेकिन अब जो है पानी सर से ऊपर हो गया। अब स्थिति यह है कि या तो करो या मरो। अब राज्य में कांग्रेस के सिर्फ 11 ही विधायक हैं और उसमें भी एक विधायक को सचिव बना दिया गया तो नाराजगी जाहिर थी। लेकिन हल्द्वानी में तो सचिव बनाए गए 2 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। डेयरी फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष संजय किरोला और कालाढूंगी के पूर्व चेयरमैन दीप सती ने बागी रहे महेश शर्मा को महामंत्री बनाने का खुला विरोध कर दिया। वरिष्ठता को ध्यान में नहीं दिया गया और जो लोग पार्टी के साथ बगावत कर चुके हैं उन लोगों को पुरस्कृत किया गया, तो ये कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी इसमें थी। हमारे कालाढूंगी से ही दीपचंद सती मेरे साथी हैं, वो पूर्व में भी प्रदेश सचिव रह चुके हैं, उन्हें फिर प्रदेश सचिव पे ही नियुक्त किया। कांग्रेस में सिर्फ फुटबॉल आसमान पर पहुंच गई तो बीजेपी भी इसमें चुटकी लेने से पीछे नहीं रही। कांग्रेस के अंदर ये चलते रहता है, उनकी संस्कृति का हिस्सा है। खुलेआम लाठी डंडे चलाना, खुलेआम एक दूसरे पर वार करना, ग्रुप में बटे दिखाई देना, ये उनकी संस्कृति का हिस्सा है। कांग्रेस में गुटबाजी नई बात नहीं है, मगर इस बार हालात गुटबाजी से आगे बगावत तक पहुंच गए हैं। अब नई टीम से कांग्रेस को कितना फायदा होगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन बगावत से पार्टी को बड़ा नुकसान जरूर हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। टिहरी झील में फेरी बोट से आवागमन करने वाले झील से सटे ग्रामीणों की परेशानी एक बार फिर से बढ़ सकती है। फेरी बोट मालिकों ने पेमेंट नहीं होने पर 28 जनवरी से फेरी बोट संचालन बंद करने की चेतावनी दी है और पुनर्वास विभाग पर झूठे आश्वासन देने का आरोप लगाया है। फेरी बोट संचालकों ने 10 महीने से पेमेंट नहीं मिलने पर पिछले महीने भी फेरी बंद कर दी थी। तब विभाग द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया था जिस पर बोट का संचालन शुरू कर दिया गया था, लेकिन अभी तक उन्हें पेमेंट नहीं मिला है। वहीं मामले में डीएम का कहना है कि टीएचडीसी से वार्ता की जा रही है, जल्द बजट दें जिससे बोट मालिकों का पेमेंट किया जा सके। निश्चित तौर से हम लोगों ने 28 जनवरी से बोर्ड पूरी तरह से बंद कर देंगे और इस बार क्योंकि पिछली बार हमें डीएम साहब ने आश्वासन दिया था और डीएम साहब ने टीएडीसी में प्रयास भी किए थे पैसे लाने के, परंतु टीएडीसी हमने स्वयं अपने स्तर से टीएडीसी में गए और टीएडीसी ने मार्च 2019 के बाद पैसा देने से साफ इनकार कर दिया है। हम लोग पूर्व में भी तय किए थे बोट वाले से और टीएचडीसी से हमने बात किया था, इनका हमने बजट का भी डिमांड किए थे। सो इनका कहाँ नाव चल रहा था उसका हम यथावत मार्च तक रखने के लिए बोला था। देहरादून के अंबीवाला टी स्टेट में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक सौरभ सेमवाल थत्यूर का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि शव 3 महीने पुराना है। युवक के पास से एक जहर की बोतल भी मिली है। परिजनों से कुछ महीने पहले युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। अंबीवाला टी स्टेट में युवक का शव मिला है, जिसके बाद वहां पर हड़कंप मच गया है। मृतक का नाम सौरभ सेमवाल बताया जा रहा है, जो थत्यूर का रहने वाला है और सौरभ के शव के पास से एक जहर की बोतल भी मिली है, जिससे आशंका ये जताई जा रही है कि हो सकता है कि सौरभ ने सुसाइड यानी कि आत्महत्या की हो। उत्तराखंड में लोगों को भावनात्मक रूप से जंगलों से जोड़ने वाली और बेटी के मायके में एक पेड़ लगाने की परंपरा की शुरुआत करने वाली कल्याण सिंह रावत को पद्मश्री देने की घोषणा हुई है। मेती आंदोलन के जनक कल्याण सिंह से हमने खास बातचीत की है। हमारे साथ मौजूद हैं मैती आंदोलन के संस्थापक कल्याण सिंह रावत। आपको पद्मश्री अवार्ड मिलने की घोषणा हुई है। सर, न्यूज़ 18 परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई है। धन्यवाद। करीब 3 दशक की लंबे संघर्ष के बाद ये अवार्ड आपको मिला है। आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। जब अवार्ड मिलने की घोषणा हुई, आपको सूचना मिली, कैसा महसूस करते हैं? मुझे गौरवान्वित महसूस हुआ और ये इतना देश का सर्वोच्च सम्मान है और इस सम्मान को पाना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मुझे तो आशा भी नहीं थी कि कभी हमें ये अवार्ड मिलेगा, क्योंकि हम अपने कामों पर ही ज़्यादा व्यस्त रहे और ज़मीन पर ही काम करते रहे। और मुझे सबसे ये खुशी हो रही है कि ये सम्मान मेरा नहीं है, ये पूरे उत्तराखंड का है और उन लोगों का है जिन्होंने इस मैती आंदोलन को अपने उसमें ले करके
और पूरे उत्तराखंड की धरती को हरा भरा करने का एक प्रण लिया है। सर, हमारे दर्शकों को बताएंगे कि मैती आंदोलन है क्या चीज़, किस तरह से आपके मन में ये विचार आया मैती आंदोलन चला? हाँ, ये 1995 की बात है, जब मैं ग्वालदम में बायोलॉजी का लेक्चरर था और उसमें ये मनाया था कि बहुत सारे वृक्षारोपण होता है और उसके बाद वृक्षारोपण की हम इतिश्री कर लेते हैं, लेकिन बाद में देखा जाता है कि वहाँ पेड़ नहीं हो पाते हैं क्योंकि हम लोग उन पेड़ों को लगाए हुए पेड़ों को ढंग से देख नहीं पाते हैं। इसलिए ये भाव नज़दीक में आया और ये लगा कि आज अगर हम इसको भावनात्मक रूप से जोड़ दें तो कहीं ना कहीं हम इसमें एक पेड़ लगाएं तो वो हमारे पहाड़ के लिए एक सुकून होगा। और ये आया कि माँ और बेटे का एक संबंध हमारे पहाड़ में एक बहुत बड़ा ऐसा संबंध है कि बेटी अपने मायके को कभी नहीं भूलती है और माँ अपनी बेटी को कभी नहीं भूलती है। तो इस प्रकार से यदि कभी बेटी की शादी होगी और उस शादी पर एक पेड़ अपने दूल्हे के साथ लगाएगी, एक तो उनकी शादी की यादगार होगी, और जब बेटी चली जाएगी तो उसके पेड़ को बचाने वाला अगर कोई नहीं होगा तो माँ जरूर बचाएगी कि मेरी बेटी का पेड़ है और उसको अपने प्यार दुलार से उसको पालेगी। पिताजी उस पेड़ को पालेंगे कि मेरी बेटी का पेड़ है। पहली बार भावनात्मक रूप से लोगों को जंगलों से जोड़ने का जो प्रयोग मैती आंदोलन ने किया, आज सरकारी स्तर पर भी उसको सराहा गया, स्वीकारा गया। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। वहीं उत्तराखंड के अनिल जोशी को पद्म भूषण का सम्मान देने का ऐलान किया गया। 37 सालों से हैस्को नाम की संस्था के जरिए से पर्यावरण के लिए काम कर रहे पद्मश्री अनिल प्रकाश जोशी उन चुनिंदा 16 लोगों में शामिल हैं जिन्हें इस वर्ष का पद्म भूषण सम्मान देने की घोषणा हुई है। न्यूज़ 18 ने अनिल जोशी से खास बातचीत की है। जब देश का सर्वोच्च पुरस्कार आपको मिलने की जब सूचना मिली, मुझे लगा कि ये लोगों का सम्मान ज़्यादा है मुझसे बेहतर, क्योंकि मैं उस हिस्से के देश से जुड़ा हूँ जिसे गांव कहते हैं और जिसकी देश के सृजन में, देश को दिशा देने में सबसे बड़ी भूमिका है। तो ये मैं इसको एक सम्मिलित पुरस्कार कहता हूँ जिसमें घर गांव का आदमी जिसमें जुड़ा हो, और इस तरह के पुरस्कार एक व्यक्ति के नहीं होते बल्कि समाज के पूरे होते हैं। तो मुझे लगा है कि ये गांव के लोगों का सम्मान है जो इस के माध्यम से हमें मिला है। एक बीच में लाइन नहीं खींच पा रहे कि हमें कितना विकास चाहिए जो कहीं विनाश का कारण बन रहा है, हम खींच नहीं पाए। हम और हर सरकार इसी दौड़ भाग में रहती है कि उसको आकलन अपनी प्रगति का इस बात पे तय करना है कि उन्होंने विकास के नाम पर क्या क्या किया। लेकिन सच तो यह है कि हमारी समझ में वो भी एक हम चुके हुए हैं। सड़कें चाहिए, वो इसलिए चाहिए कि दूर दराज के गांव जो आज भी अपने को वंचित पाते हैं वो सड़क को एक बड़ा माध्यम बनते हैं आवाजाही का, अपने संसाधनों को लेके या अपने अन्य कार्यों को लेके। लेकिन ये हमारे ही देश का राज्य नहीं है कि जहाँ सड़कें बनती हैं। दुनिया में स्विट्ज़रलैंड हो, पूरा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हो, इंग्लैंड हो, जहाँ पहाड़ी राज्य हैं, चीन भी 65% पहाड़ी है, पर वहाँ जब सड़कें बनती हैं, जब विकास के कार्य होते हैं तो वो इकोलॉजी इंक्लूसिव होते हैं। इकोलॉजी पारिस्थितिक को जोड़कर विकास का ढांचा तैयार किया जाता है। हम यहाँ पे खाली विकास की बात करते हैं, अपनी प्रकृति और के संरक्षण का साथ में उसका जोड़ कर नहीं देखते। पलायन चक्रौता में नहीं है, पलायन अल्मोड़ा से ऊपर नहीं है, पलायन आपके चमोली के ज़िले में नहीं है, या आखिर पौड़ी और अल्मोड़ा में ऐसे, क्योंकि ये बहुत नज़दीक जुड़े हैं और यहीं पर शिक्षा का बेहतर स्तर रहा होगा। अर्थात अंग्रेज़ों की पकड़ ज़्यादा थी तो वहाँ पे जब इस तरह की शिक्षा थी तो लोगों को जो नौकरी मिली और एक नया कल्चर डेवलप हो गया कि पहाड़ी चले गए। लेकिन सच बात तो यह है कि अभी भी जो प्रयोग सीखे जाने चाहिए। मेरा तो अनुरोध है कि सरकार को ये अध्ययन करना चाहिए कि जहाँ पलायन नहीं हुआ वो क्यों नहीं हुआ। चक्रौता में इतना फलोत्पादन होता है, इतनी सब्जी पैदा होती है, यमुना घाटी को आप देखिए, सब्जी के लिए दुनिया में जाना जाता है। ऐसे बहुत से इलाके हैं कि जहाँ पलायन नहीं हुआ वो कभी हमने अध्ययन का हिस्सा नहीं बनाया, और वही हमारा आधार होना चाहिए कि यहाँ क्यों नहीं हुआ और उस पर केंद्रित हमारी आने वाले समय की योजनाएं होनी चाहिए। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। चलिए बात करते हैं कुछ मौसम से जुड़ी खबरों की। चमोली में भारी बर्फबारी का असर अभी भी नजर आ रहा है। ऊंचाई वाले इलाकों की बात करें तो अभी भी भारी बर्फ जमी हुई है। बद्रीनाथ हाईवे पर हनुमान चट्टी से आगे भारी बर्फ जमी हुई है। बीआरओ के जवान लगातार बर्फ को हटाने की कोशिश में जुटे हुए हैं ताकि सेना के जवानों को बॉर्डर तक जाने में परेशानी न हो। बीआरओ के साथ साथ आईटीबीपी के जवान भी बर्फ को हटाने में जुटे हैं। हालांकि लगातार हो रही बर्फबारी से मुश्किलें बढ़ रही हैं।
चमोली की ये तस्वीर है जो आप देख रहे हैं कि लगातार वहां से बर्फ हटाने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन बर्फबारी भी लगातार हो रही है जिसकी वजह से मुश्किलें आ रही हैं। हनुमान चट्टी से आगे पूरी तरह से बर्फ जमी हुई है। बीआरओ के जवान लगातार बर्फ को साफ करने में जुटे हुए हैं ताकि जवानों को बॉर्डर तक जाने में कोई दिक्कत ना हो। भारी बर्फबारी के बाद भले ही थल मुनस्यारी मोटरमार्ग खुल गया हो, लेकिन ये रोड अभी भी लोगों के लिए भारी दिक्कत की वजह बनी हुई है। कालामुनी के पास बर्फ में ट्रक के फंस जाने से 4 घंटे से भी ज्यादा ट्रैफिक ठप रहा, जिस कारण सैलानियों को खासी दिक्कतें उठानी पड़ी, खासकर उन सैलानियों को जिन्होंने आगे के सफर के लिए काठगोदाम या पंतनगर से बुकिंग की थी। यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सड़क अभी बंद हो गई है और हम 2 घंटे से यहाँ फंसे हुए हैं। पता नहीं, सब लोग बोल रहे हैं क्रेन आएगी, वो कब आएगी ये पता नहीं है, और हमें पहुंचना भी बहुत जरूरी क्योंकि कल हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। उधर टिहरी में चंबा नगर पालिका के हैरानी भरे कारनामे का खुलासा हुआ है। यहां पालिका ने 2 करोड़ की लागत से 2016 में 2 कार पार्किंग बनाई थी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन पार्किंग तक रोड आज तक नहीं बन पाई है, जिस वजह से इन पार्किंग का इस्तेमाल नहीं हो रहा है और सरकारी पैसे का खुलकर दुरुपयोग सामने आया है। पार्किंग चालू अवस्था में नहीं हो पाई है, इसके लिए फिर दोबारा शेष कार्य का एस्टिमेट बनाकर शासन को भेजा गया था, परंतु अभी धनावंटन नहीं हुआ है। और शासन के इस तरह के पत्र भी आए हैं कि जो इस तरह की पार्किंग है उन्हें पीपी मोड में रखकर इन्हें चलाया जाए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। गणतंत्र दिवस पर देहरादून के परेड ग्राउंड में कार्यक्रम हुआ। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने परेड की सलामी ली। इसके साथ ही पुलिस पदक और राष्ट्रपति पदक से तमाम पुलिस कर्मियों अधिकारियों को सम्मानित किया गया। परेड ग्राउंड में 14 झांकियां और 11 सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। इस दौरान 12 गढ़वाल राइफल को सर्वश्रेष्ठ परेड के लिए सम्मानित किया गया, तो वहीं विभिन्न विभागों की 14 झांकियों में से महिला एवं बाल विकास विभाग की झांकी को पहला स्थान आने पर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान सराहनीय कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को भी राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने सम्मानित किया। कार्यक्रम में फ्यूल से बिजली उत्पादन करके अथवा फ्यूल ब्रिकेट्स तैयार करके उनके विक्रय से। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। नमस्कार।